हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के दूसरे क्लास में। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास करा था और आई होप आपको फर्स्ट क्लास करके मज़ा भी आया होगा। तो आज हम लोग सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। तो पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, उसे क्या करते हैं, आराम से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। और रिकैप करने के लिए हम लोग खुद का जो कल हैंड रिटन जो कुछ कुछ लिखा था उसको यूज़ कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, ट्रेडिशनली हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट के बारे में। तो मार्केट को ट्रेडिशनली कैसे बताया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, एज अ प्लेस। मार्केट क्या है सर, एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, परचेसिंग करते हैं, दुकानदार सेल करते हैं, वैसा वैसा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डेवलप्ड हो गई, जैसे चीज़ें विकसित हुई, वैसे वैसे पता चला कि मार्केट को 3 कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया। सॉरी, मार्केट को 3 कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डिफाइन कर दिया गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा प्लेस कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या था, हमारा एरिया कॉन्सेप्ट। और तीसरा क्या था, हमारा डिमांड कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं जब हम लोग प्लेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पेसिफिक प्लेस की बात की जा रही है जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर द प्राइस, राइट। उसके बाद आगे बात करते हैं एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, तो एरिया कॉन्सेप्ट का मतलब क्या सर, मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या है, एक एरिया है जहाँ पे पोटेंशियल जो होते हैं ना, एक्सचेंजेस किए जाते हैं ग्रुप ऑफ बायर्स और सेलर्स के बीच में, जो आपस में इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। और उस पर वो लोग नेगोशिएट करते हैं टर्म्स ऑफ परचेज को लेकर के, ठीक है, कि हाँ कितने का दोगे, क्या चीज़ें होंगी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ये डेफिनेशन किसने दिया था सर, ये फिलिप कॉटलर जी ने दिया था। आगे बात करते हैं डिमांड कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें डिमांड कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मार्केट को हम लोग डिफाइन करते हैं एग्रीगेट डिमांड के तौर पर। अब सर डिमांड क्या होता है, तो डिमांड का मतलब हम लोग 3 पैरामीटर्स चेक करते हैं। पहला सर नीड टू कस्टमर, क्या कस्टमर को उसकी ज़रूरत है, ओके। प्लस कस्टमर जब उसकी ज़रूरत रखता है तो क्या उसकी एबिलिटी है पे करने के लिए। अगर एबिलिटी भी है सर तो क्या वो खर्च करना भी चाहता है, कंजर तो नहीं है, कंजूस तो नहीं है, ठीक है। जब वो तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही हम लोग बोलते हैं कि सर ये हम लोग का क्या है, डिमांड है। और जहाँ पे ये डिमांड होते हैं, हमारे पोटेंशियल बायर होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर नंबर 2। तुम मेरे अपने कॉपी में लिखोगे और यहाँ पे क्या करोगे, एज ऑलवेज डेट लिखोगे जो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। आगे बात करते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे फीचर्स ऑफ अ मार्केट के बारे में, कि मार्केट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो चलो आराम से आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर डैट मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से काम कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो फीचर्स ऑफ अ मार्केट, मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो लिखा क्या है यहाँ पे, नो मैटर हाउ मेनी वेज यू फाइंड अ मार्केट, फर्क नहीं पड़ता कितने प्रकार से तुम मार्केट को समझते हो या पढ़ते हो, ठीक है ना। देर आर सर्टेन फीचर्स विच रिमेन इंटैक्ट एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न। कुछ फीचर तो ऐसा ही है सर जो मार्केट में होने ही होने हैं। मतलब चाहे तुम प्रोडक्ट बेसिस पे, मतलब सॉरी तुम प्लेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट को समझो, या फिर तुम एरिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो, या फिर तुम डिमांड कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो, तुम देखोगे कुछ ये फीचर्स जो है ना, वो तीनों ही मार्केट जो फॉर्म है, जिस तरीके से तुम उसको समझ रहे हो, डेफिनेशन को, मार्केट को समझते हो, वहाँ पे ये तीनों ही जो फीचर्स है, बेसिकली ये जो फीचर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं नीचे, वो सारे अवेलेबल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। जैसे मेन फीचर्स क्या है मार्केट का, समझना इस बात को। तो पहला है बायर, मतलब किसी भी मार्केट में बेटा एक चीज़ तो कॉमन थी ना, जहाँ पे बायर था, मतलब बायर जो था, यहाँ पे क्या है, बायर हो गया, सेलर्स हो गया, ये दोनों कॉमन है। बिना बायर और सेलर के किसी भी मार्केट के डेफिनेशन में आप मार्केट बना ही नहीं सकते। बिना बायर सेलर के मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई तो चाहिए ना खरीदने वाला और कोई तो चाहिए बेचने वाला। अगर खरीदने वाला भी नहीं होगा और बेचने वाला भी नहीं होगा तो क्या वो मार्केट एग्जिस्ट करेगी? आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 साइड्स होते हैं मार्केट के। एक होता है हमारा जो सप्लायर होता है, दूसरा होता है हमारा डिमांड। डिमांड का मतलब सर क्या, बायर जो खरीदना चाहता है, जो पैसा पे करना चाहता है, ठीक है ना। और सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलर की बात हो रही है जो बेचना चाहता है, ठीक है। ये 2 साइड्स होते हैं मार्केट के। अ मार्केट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बायर जो विलिंग्स एंड एबल टू बाय अ कमोडिटी एट अ प्राइस। मतलब यहाँ पे मार्केट में कौन होता है, मार्केट कैसे बनता है, एक बायर से बनता है जिसकी इच्छा है, पहले तो सर इच्छा है प्रोडक्ट खरीदने की, प्लस वो एबल है उसको बाय करने के लिए, मतलब उसकी बोलते हैं ना हैसियत है खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसके जेब में, उसकी इच्छा तो है खरीदने के लिए कि उसके जेब में सिर्फ 100 रुपये है और प्रोडक्ट ही आता है 2 लाख रुपए का, तो वो कैसे परचेस कर सकता है? आंसर इज नो। उस समय उस केस में वो परचेसिंग नहीं कर सकता। तो
यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला है बायर विलिंग एंड एबल टू बाय अ कमोडिटी एट अ प्राइस, मतलब बायर जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने की इच्छा भी रखना चाहिए और उसकी हैसियत भी होना चाहिए, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए क्या, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। आगे बात करते हैं, सेलर की भी बात करते हैं, तो सेलर में भी यही कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि सेलर भी विलिंग होना चाहिए उसको बेचने के लिए। जैसे मान लो ना कि तुम मेरे घर आते हो, तुम मुझसे बात करते हो और बातों बात में तुमने क्या किया, मुझसे इस कैलकुलेटर का रेट पूछ लिया कि सर ये कैलकुलेटर के कितने का है, तो मैंने बोला यार 500 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने 500 का ये कैलकुलेटर खरीदा था। ओके, अब तुम क्या करते हो, मैंने बोल दिया, मैंने इसका प्राइस तुम्हें बताया कि 500 रुपीज़ का है और तुम बोलते हो ठीक है सर एक काम करो 500 रुपीज़ आप मुझसे रख लो और मुझे ये कैलकुलेटर दे दो। मुझे नहीं देना भाई, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ। तुमने मुझसे प्राइस पूछा तो मेरा तो ये अजम्पशन हो सकता है ना कि तुम्हें बस जानकारी चाहिए हो कि ये कितने की है और तुम जाके मार्केट से परचेस करोगे, ना कि तुम मेरा इसी कैलकुलेटर का रख लो और तुम मुझे क्या करो, पैसे दे दो। हो सकता है ना ये कैलकुलेटर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास और मैं नहीं देना चाहता था उसे, मैं नहीं शेयर करना चाहता, दैट कैन बी पॉसिबल राइट। ओके, तो समझो इस बात को कि ये 500 जो मैंने प्राइस बताया इसका मतलब ये था कि मैं इस कैलकुलेटर को सेल करना चाहता हूँ। आंसर इज नो, मैं नहीं चाहता यहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि सेलर यहाँ पे क्या होना चाहिए, विलिंगनेस रखना चाहिए। मतलब अगर मैं बेचना ही नहीं चाहता हूँ इसको तो क्या ये मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, आंसर इज नो। और ना ही मैं सेलर हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेलर जो होना चाहिए, विलिंगनेस टू सेल द कमोडिटी नीडेड टू बाय द बायर, मतलब सेलर की भी इच्छा होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। जैसे मान लो कि लेट से मैं किसी दुकान में जाता हूँ, ओके और किसी दुकान में जाता हूँ तो लेट से वो कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो उसके ऑब्वियस सी बात है कपड़े की दुकान है तो उसमें बहुत सारे क्लॉथ्स जो होंगे वहाँ पे टंगे होंगे, डिस्प्ले में होंगे कि आप ये टी शर्ट ले सकते हो, ठीक है ना, ये आप जींस बाय कर सकते हो, ये शूज़ बाय कर सकते हो, तमाम चीज़ें वहाँ पे लगी रहती है। ओके, लेकिन मैं सोचता हूँ उस दुकान के अंदर काउंटर भी लगी हुई है, उस दुकान के अंदर AC भी लगी हुई है जो चल रहा है। अब मैंने क्या सोचा कि मैं बोलूँगा कि काम करो मुझे जो AC है वो पैक करके दे दो। ऑब्वियस सी बात है वो AC की दुकान नहीं है, वो AC इसलिए उन्होंने लगाया हुआ है कि वो दुकान में ठंडक रहे, कस्टमर आए तो वो ठंडा हा गर्मी की दिन आ गई ठंडक बनी रहे, है ना। कभी उनका इंटेंशन ये थोड़ी था कि भाई साहब वो AC ही बेच डालेंगे, मतलब वहाँ पे सेलर की विलिंगनेस नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में वो AC मना कर देगा, बोलेगा नहीं सर ये हम लोग टी शर्ट बेचते हैं, अब जीन्स बेचते हैं, आपको AC चाहिए तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाइए जहाँ पे आपको AC TV फ्रिज जो होते हैं वो मिलते हैं, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग वो तो सेल नहीं करते हैं। मतलब सर यहाँ पे सेलिंग जो सेलर्स की है वो मर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर वो प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, उस कमोडिटी को नहीं बेचना चाहता, तो उस केस में मार्केट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? मतलब सर अगर पॉइंट नंबर 1 फीचर की हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि बायर, देखो हमारा जो मार्केट है वो किससे बनता है, मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, फीचर्स की मैं बात करूँ, ठीक है, फीचर्स की बात करता हूँ तो नंबर 1 हमारा क्या आता है, बायर्स एंड सेलर, ठीक है ना। पहला तो फीचर ये होती है कि हमारे कोई भी मार्केट में बायर और सेलर क्या होते हैं, होने चाहिए, प्लस दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए टू परचेज एंड सेल द कमोडिटी। क्या क्लियर है कि नहीं है? मतलब सर कि मान लो ना कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा बेच दूंगा, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, ओके, मैं तुम्हें बेच दूंगा, ओके, और तुम मुझे पेमेंट कर देते हो। क्या मेरी वो एबिलिटी है बेचने की? क्या मैं उसे ओन करता हूँ? आंसर इज नो, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे देश में ना एक बहुत बड़े ठग थे, ओके, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, उन लोगों को ठगते थे, उन्होंने लिटरली ताजमहल को ही बेच डाला था, ठीक है, ताजमहल को ही बेच डाला था। तो उनने पैसा रिसीव कर लिया, ताजमहल बेच भी दिया। जब बाद में बंदा जब गया ताजमहल को ओनरशिप क्लेम करने के लिए तो गवर्नमेंट बोलती है ओ कहाँ से आ रहे हो भाई, ओ सफ़ेद कपड़ा इधर कहाँ घूम रहा है? तो बोलता ताजमहल मैंने खरीद लिया भाई। बोला थोड़ा गांजा कम फूक, नशा मार्केट में माना कि सस्ते हैं हम लोगों के, बट इतना भी नहीं फूकना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ताजमहल तेरे को नहीं मिलेगा, नो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मतलब सर ताजमहल तो मिलेगा नहीं, तो पैसा पेमेंट कर दिया, तो जो पेमेंट किया उसको पकड़ जाके उसको 420 की लगाए, उस पर मतलब जो भी है पेनल्टी वगैरह जो भी लगाए, जो भी आगे प्रोसीजर हुई। लेकिन हाँ, उसने लिटरली क्या किया था, ताजमहल को सोल्ड किया था। देखो तो मैं दिखाता हूँ, अ पर्सन, मैन हु सोल्ड द ताज महल। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, उसका नाम बहुत बड़ा, नटवर लाल, यस नटवर लाल इनका नाम था।
ये तुम देख सकते हो अगर तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ये अंकल का शक्ल देखो, कितने भोले मासूम से लग रहे हैं, मतलब भोले मासूम तो नहीं लग रहे हैं, शक्ल से दरिंदे हैं, बट ठीक है। देखो इन्होंने क्या लिखा था, नटवर लाल, ठीक है, इनका नाम मिथिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव था, ठीक है। 1912 से 25 जुलाई 2009 तक इनका जीवन रहा, मतलब 2009 में इनकी डेथ हुई है। ओके, ये इंडियन फ्रॉडस्टर थे, ठीक है। फ्रॉडस्टर मतलब फ्रॉड करते, ठग बोलते हैं जिनको। नोन एज नोन फॉर हिज हाई प्रोफाइल क्राइम, ये बहुत बड़े बड़े क्राइम उसमें थे, ठीक है ना। ये जेल तोड़ के भी भागे थे, प्रिजन स्केप्स भी किए थे इन्होंने, ठीक है ना। इंक्लूडिंग हैविंग कहते सेपरेटली सोल्ड द ताजमहल एंड रेड फोर्ट, भाई साहब लाल किला और ताजमहल को इन्होंने बेच डाला, ठीक है। एंड द राष्ट्रपति भवन, भाई हमारे प्रेसिडेंट हाउस जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते, इन्होंने इसी को ठिकाने लगा दिया। मतलब सोचो कितना प्रो बंदा होगा। ओके, एंड द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द इंडिया ऑन द मल्टीपल ओकेजन, पार्लियामेंट को भी बेच डाला इन्होंने। इफ द वैल्यू टुडे दिस प्रॉपर्टी वुड बी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 129 बिलियन, दैट इज 1.4 बिलियन डॉलर्स, विच इज़ टू मच यार। 129 बिलियन रुपीज़ में, और यूएसडी में देखोगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है हमारा, 1.4 बिलियन डॉलर का इन्होंने मतलब ऐसा कांड पीटा था, ठीक है। देखो ये बॉन्ड कहाँ पे हुए थे, तुम्हारे विलेज ऑफ भागरा, सिवान, बिहार, ठीक है, बिहार के थे। ओके, ही वॉज ओल्डर ऑफ, कहते ही वॉज ओल्डर ऑफ 2 ब्रदर्स। ओके, इस फादर वाज स्टेशन मास्टर, इनके पापा जो थे स्टेशन मास्टर थे, वगैरह वगैरह, जो भी इनके बारे में हम कोई बहुत बड़े देश के अच्छे लोग नहीं। 97 तक बंदा जिया था, 3 साल और जीता तो 100 सेंचुरी लगा के मरता। मतलब समझ लो किस लेवल पे इसकी लाइफ भगवान ने लेके भेजी थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में महान कृतियाँ करके पैदा हुए थे। दिस आर द सेलर्स, जिनके पास ना ही विलिंगनेस तो है, लेकिन सर एबिलिटी नहीं है बेचने की, ठीक है। इनके पास इच्छा तो थी ना, ताजमहल को बेचो पैसा ले लो, विलिंगनेस तो थी, लेकिन एबिलिटी नहीं है, बिकॉज ही डोंट ओन दैट प्रॉपर्टीज़। क्लियर है। तो यहाँ पे बायर हो, सेलर हो, उनकी विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही होने चाहिए परचेज करने की या फिर बेचने की किसी भी कॉमोडिटी को। क्या ये बात समझ में आया? ओके, कॉमोडिटी का सिंपल ही मतलब होता है कोई भी गुड्स या सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको मैंने क्यों बताया, यहाँ पे क्यों मैंने लिखवाया विलिंगनेस और एबिलिटी, मैंने पूरी ये जो मिथिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी की जो बात है, नटवर लाल जिनका नाम था, ये इनके ऊपर मैंने आपको चीज़ें समझाई। आई होप आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, देयर इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी मार्केट में जाओगे ना बेटा, बिना बायर और सेलर की इंटरेक्शन के कोई भी चीज़ें परचेज या सेल हो ही नहीं सकती। तुम मार्केट में जा रहे हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो भाई बायर और सेलर का इंटरेक्शन यहाँ पे हो ही रहा है, विच कैन बी फिजिकल या फिर मीडियम सच एज टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू। अब देखो इंटरेक्शन कैसे भी हो सकती है। सोचो ना कि अगर मैंने तुम्हें कोर्स बेचा है ये, ओके, अब जब मैंने इस कोर्स को तुम्हें जब सोल्ड आउट किया है, तो तुम्हारी और मेरी इंटरेक्शन हो रही है, तो ये माना फिजिकल नहीं है, ओके, बट ये टेलीफोन, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट, डिस्प्ले, वाईफाई के थ्रू यहाँ पे देखो हो रहा है ना इंटरेक्शन हम लोगों का। देखो हमारी सपोर्ट टीम तुमसे बात कर रही होती है व्हाट्सएप पर रियल टाइम में। चलो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो, बट वो तो बात कर रहे होते हैं ना यार, वो तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। देखो प्लस तुम जब मुझसे डाउट पूछते हो तो मैं तुम्हें डाउट्स की रिप्लाई रियल टाइम में कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो मैं ही रिप्लाई करता हूँ ना। लाइव सेशन में हम लोग जो डाउट सॉल्विंग सेशन वगैरह कभी कभी कंडक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, उसमें भी देखोगे कहीं ना कहीं हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उस समय लाइव में मैं तुम लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ। तो इस केस में यहाँ पे क्या बोला कि बायर और सेलर का इंटरैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑनलाइन मार्केट एब्सेंस ऑफ अ इंटरैक्शन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ अ मार्केट, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या दिखाता है कि ऑनलाइन मार्केट जो है ना, एंड ऑनलाइन मार्केट एब्सेंस द इंटरैक्शन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ अ मार्केट। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एग्जांपल ले लो ऑनलाइन मार्केट में, जहाँ पे हम लोग फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी इंटरैक्ट कर रहे होते। समझ में आया? क्लियर है। आगे बात करते हैं, द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर अ सर्टेन प्राइस। देखो कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहा होना चाहिए। जैसे क्या हुआ कि लेट्स एग्जांपल के लिए मेरे घर में ना बहुत सारे रद्दी इकट्ठा हो गए थे, मतलब ऐसे मान लो ना कि ऐसे बहुत सारे मेरे पास बुक्स, ऐसे डायरी इकट्ठा हो गए थे। दिवाली का समय आया, मैंने एक रद्दी वाले को बुलाया, 1-2 किलो आराम से बेच दिया। बेचा तो मुझे पैसा मिला ना, उस समय मेरी एबिलिटी थी बेचने की इसको, हाँ, मेरी इच्छा भी थी, हाँ सर। कबाड़ी वाले भैया का भी इच्छा था, पैसा था उसके पास, वो भी खरीद लिया। लेकिन सेल परचेज तो हो गया सर, जहाँ पे मैं सेलर हो गया वो बायर हो गया। लेकिन क्या ये हमारा मार्केट बनेगा? आंसर इज़ नो। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि मैंने रेगुलर वो काम नहीं करता। मेरे पास रद्दी इकट्ठा हुआ महीनों में, सालों में, तो मैंने एक बार बेचा। मेरा वो रोज़ का काम नहीं है। जब वो मेरा रोज़ का काम है ही नहीं, तो क्या वो मार्केट बनेगा? आंसर इज़ नो। लेकिन तुम फ्लिपकार्ट पर जाते हो, तुम अमेजॉन पर जाते हो, या फिर तुम किसी भी लोकल मार्केट शॉप वगैरह पर जाते हो, वहाँ पर देखोगे हमेशा वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, कंटिन्यूसली बिक रहा होता है।
और तो और सर्टेन प्राइस पे वो बिक ही रहा होता है, मतलब वो रेगुलर लेवल पे वो उस पर डील कर रहे होते हैं, है ना। हम लोगों ने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ा था क्लास 9 में, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ते कि बिजनेस क्या होता है, जो रेगुलर उसमें डीलिंग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ओकेजनली सेल ऑफ करते हो कोई चीज़ को एंड यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ बिजनेस, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, जहाँ पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, एक सर्टेन प्राइस को लेकर के, मतलब सर्टेन प्राइस में। और ये इंडिकेट करता है लाइफ ऑफ मार्केट, मतलब ये बताता है कि ये मार्केट है वहाँ पे। क्या ये बात समझ में आया? आगे बात करते हैं, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस एंड डिमांड। जब भी तुम्हारा जो प्राइस होता है ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, ये तुम्हारा मार्केट के जो फोर्सेस है वो बताते हैं। जैसे डिमांड क्या है सर, सप्लाई क्या है, मार्केट की प्राइस क्या है, उसके हिसाब से भी लोग खरीदते हैं। चीज़ें बहुत महंगी हो गई तो लोग कम खरीदेंगे, चीज़ें सस्ती हो गई तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे समटाइम्स। फिर मार्केट का इन्फॉर्मेशन विद द सेलर एंड बायर। फिर लीगल कंट्रोल क्या है, रेगुलेशन क्या है, जिससे हम लोग इंश्योर चीज़ें, मतलब फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर कर पाएँ, फेयर प्राइस को इंश्योर कर पाए। जैसे एक एक चीज़ को हम समझाते हैं, ध्यान देना। डिमांड का मतलब क्या आता है? डिमांड का मतलब कि लोग आपके प्रोडक्ट को कितना खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे कि देखोगे कोविड के टाइम में सैनिटाइजर, मैंने हमेशा एग्जांपल लिया सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर देखोगे अचानक से लोग ज़्यादा खरीदने लगे थे, ठीक है ना। जिनको जिनको जो ज़िंदगी में कभी साबुन से हाथ नहीं धोया, वो भी बंदा सैनिटाइजर ढूंढ रहा था उस समय, कोरोना के समय में। तो कोरोना के लिए इतना सारा सैनिटाइजर ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट में सैनिटाइजर बनाने वाली कुछ ही कंपनियां थी जो सैनिटाइजर बनाती थी। बाकी मार्केट में सैनिटाइजर ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते थे, खरीदते भी नहीं थे, जब तक वो डॉक्टर रिकमेंड ना करे या फिर ऐसा कुछ वो ना हो। तो उस केस में सैनिटाइजर की डिमांड बहुत बढ़ गई, लोग ढूंढ रहे सैनिटाइजर लेकिन मिल नहीं रहा। इस केस में जब भी कुछ सैनिटाइजर मिल रहा था तो वो लोग मुंह मांगे रकम पे खरीदने को तैयार थे। लेट से कोई सैनिटाइजर की MRP 100 रुपीज़ है, तो उसको लोग 250, 500, 1000 रुपये तक का सैनिटाइजर खरीदना चालू कर दिया था लोगों ने। तो मतलब क्या, वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कई कंपनियों ने देखा यार कि सैनिटाइजर लोग ज़्यादा परचेज कर रहे थे, काम करते हम लोग सैनिटाइजर को बनाना चालू करते हैं। और जब सैनिटाइजर उन्होंने बनाना चालू किया तो उसको सप्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लाई कहते हैं। मतलब इनिशियल लेवल पे देखोगे सैनिटाइजर मार्केट में कम था, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैनिटाइजर की सप्लाई कम थी, लेकिन सैनिटाइजर खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, मतलब सर सैनिटाइजर की डिमांड ज़्यादा थी। तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा पैसा दे के उसको खरीदना चाहेंगे। लेकिन मान लो कि जैसे जैसे कोविड गया लोग सैनिटाइजर यूज़ करना कम कर दिया, मतलब डिमांड कम हो गई, लेकिन कंपनियाँ तो वही थी जो सैनिटाइजर दबा के मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, मतलब सर सप्लाई ज़्यादा था। मतलब अब मार्केट में सैनिटाइजर तो बहुत सारे हो गए थे लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हो गए थे, मतलब सर अपने आप यहाँ पे क्या हो गई, प्राइस कम हो गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो फोर्सेस से होता है। फोर्सेस मतलब डिमांड या फिर सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का रूल है। क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स का रूल है ये। उसके बाद मार्केट में इन्फॉर्मेशन क्या है, बायर और सेलर्स को। मान लो कि मैं कोर्स बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ और मैं लिटरली बस बना करके यूट्यूब पे प्राइवेट करके रख दूँ या फिर अपने पेन ड्राइव में सारे वीडियोज़ को डाल के रख दूँ और किसी को पता चलेगा कि मैं पढ़ाता भी हूँ? नहीं, जब तक मैं इसको यूट्यूब पे या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा नहीं कि देखो मेरा कोर्स है, तब तक मुझे कोई भी नहीं परचेज करेगा। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट देखो ना, वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लेके आते हैं या फिर तुम्हारे पास बिग बिलियन डेज जैसे बहुत सारे सेल ऑफर्स लेके आते हैं, तो वो लोग उसको मार्केट करते हैं। क्यों मार्केट करते हैं? क्योंकि लोगों को जब तक पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे ऑफर्स एग्जिस्ट करते हैं, तब तक लोग कैसे आके परचेस करेंगे भाई? वो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो ये बात समझ में आया। फिर लीगल कंट्रोल, फिर देखना है कि गवर्नमेंट की क्या लीगल रूल्स वगैरह है प्राइजेस को लेकर के। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा करके बेच सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना थोड़ा कंट्रोल भी रखती है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आपको क्या करना पड़ता है, चेक करके देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को भी दिखा के प्राइस, जैसे मान लो मेरा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की प्राइस होती है ना, जो पेट्रोल की प्राइस होती है या फिर डीजल की प्राइस होती है, ये जनरली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट अपने सर्कुलर्स में बताती रहती है कि भाई ये इसकी प्राइस कितनी होगी। जैसे कि अभी की समय 95-96 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल है, तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोल की प्राइस जो है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो बीइंग अ पेट्रोल पंप ओनर, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं लोगों को बोल दूँ कि मैं 80 रुपये का पेट्रोल आपको दे रहा हूँ या फिर मैं 107 रुपये का आपको ज़्यादा में चार्ज करूँगा। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे मुझ पर निगरानी बना के रखी रहेगी। हाँ, 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता है जनरली पेट्रोल की प्राइस। कुछ जगह कुछ कंपनियां क्या करती है, कभी कभी डिस्काउंट दे देती हैं। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तुम कह सकते हो कि ये प्राइस जो होती है ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो यहाँ पे लीगल कंट्रोल गवर्नमेंट का, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है, और जिससे फेयर प्राइसेस को हम लोग क्या कर पाए, इंश्योर कर पाए। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ।
अब आगे आते हैं फीडबैक पॉइंट आउट बायर पोस्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक पॉइंट आउट द बायर्स पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस। देखो अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है, मार्केट की एक सबसे बड़ी फीचर ये भी होती है कि जो भी बायर होता है अपना ना पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिसको हम लोग रिव्यूज़ बोलते हैं। रिव्यूज़ का मतलब सर कैसे, अब जैसे तुम्हें दिखाता हूँ मैं अपनी वेबसाइट, हम लोग के वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है ना। ये वेदत के वेबसाइट पे जाओगे, ये कोर्सेज के सेक्शन में जब तुम जाते हो तो तुम्हारे पास देखोगे यहाँ पे बहुत सारे तमाम कोर्सेज जो है लिस्टेड है, जिसमें अपना कोर्स कौन सा, ये सर क्लास 10th वाला कॉमर्शियल एप्लीकेशन का ये कोर्स है। अब ध्यान देना, जब भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन का कोर्स है यहाँ पे तुम आओगे तब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल सी द बॉक्स ओवर हियर, जहाँ पे लिखा होता है सर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आई लाइक द वे सर टीचर्स, या फिर पढ़ाते हैं जो भी है, एक्सप्लेन लिख सकते हो। ओके तो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हो, यहाँ पे आपको हेल्प मिलता है, आपको अच्छे से टीचर गाइड करते हैं, तमाम चीज़ें जो अपनी एक्सपीरियंस है इस कोर्स को लेने के बाद प्लस कुछ लेक्चर्स करने के बाद तुम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हो। तो यहीं पे लिखा है इफ़ अ बायर एक्सपेक्टेशन आर फुलफिल, अगर बायर जिस एक्सपेक्टेशन से आया है, तुम सोच के आए हो कि सर अच्छे से पढ़ाए और अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अपने रिव्यूज़ देते हो, जिससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा अदर आता है तो उसको यहाँ से क्लू मिल जाएगा कि अंदर पढ़ाई अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पोस्ट रेशियो है, ये सब तो नए कोर्स अभी लिस्ट हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता है हम लोगों का नीट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे नीट के अंदर जैसे तुम स्क्रॉल डाउन करोगे यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सट्रीमली सपोर्टिव टीम एंड प्रोवाइडिंग कहते हैं प्रोवाइडिंग ऑन टाइम डाउट सॉल्व एंड थैंक क्या है, स्पेशली थैंक टू मधु जो भी मैम है, मधु मैम टू प्रोवाइड सच एन अमेजिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम। मधु मैम इज़ वेरी टैलेंटेड एज वेल सपोर्टिव मेंटोर थ्रू आउट आवर जर्नी, लव यू, जो भी है टीचर को प्यार से बच्चे अपने जो भी एक एटीट्यूड ऑफर कर रहे हैं। अगेन देखो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि अब कोई बच्चा नया आता है और वो रिव्यूज़ को चेकआउट करता है और उसको लगता है कि नहीं रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वो सेटिस्फाइड फील करता है, तो वो क्या करता है, वो उस पर इनरोल करता है, फिर उसको भी वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो भी उसको रिव्यूज़ में डालेगा। जैसे तुम हो, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है पढ़ के मुझसे, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे भी रिव्यूज़ दे सकते हो, ठीक है ना, मेरे बच्चे भी मुझे रिव्यूज़ देंगे, कितना अच्छा लगता है। ओके तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम अगर मुझे यहाँ पे रिव्यूज़ दोगे। अभी तो मैं इनिशियली रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे कोर्सेज को, तो यहाँ पे अगेन सिंपल सी बात है, कोई रिव्यूज़ नहीं होगा, इट्स ऑब्वियस, बट जब तुम इसमें इनरोलमेंट कर चुके होगे तो मैं चाहूँगा कि ये खाली ना रहे, ये भरा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दूसरे आपके सेलर्स को कहीं ना कहीं, आपके सेलर्स अगर आप हो तो उसको आपको रिपीट ऑर्डर मिलता है। बट वहीं बात करते हैं अगर डिससेटिस्फाइड हो जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप राइवल ब्रांड पे स्विच कर सकते हो। जैसे कि मान लो ना ओला इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करता हूँ, ओला स्कूटर की मैं बात करता हूँ, ओला स्कूटर की मैं बात करता हूँ रिव्यूज़ की अगर, तो यहाँ पे ओला स्कूटर के रिव्यूज़ तुम चेक करोगे तो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ दे के रखे हुए कि पूछो मत, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग कस्टमर रिव्यूज़ अगर तुम चेकआउट करोगे, यहाँ पे तो मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, वहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ चेक करोगे, देखो रियल गिवन बाय कस्टमर्स, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे सामने डालूँ तो यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह, न्यूज़ में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं भी न्यूज़ सेक्शन में मिलेगा तुम्हें बहुत सारे रिव्यू। देखो यहाँ पे किसी ने बोला है, अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने लिखा है पीस ऑफ जंक है, कचड़ा है सर, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके का देखो, यहाँ पे फॉल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर काउजिंग एक्सीडेंट बट द कंपनी डिनाइज इट, न जाने कितने सारे यूट्यूब पे देखोगे व्यूज़ वगैरह में, मतलब वीडियोज़ वगैरह में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर है परेशान दिखेंगे। तो मैंने भी अपना स्कूटर परचेस किया था, नॉट फ्रॉम ओला। इनिशियली आई थॉट कि नहीं चलो इलेक्ट्रिक एक व्हीकल लेते, ओला का परचेस करेंगे, बट सडनली आई गॉट टू नो कि अच्छा ये एक्सपीरियंस है। हमारे कुछ करीबी जो लोग हैं जिनको मैं जानता था उन्होंने भी ओला मेरे से पहले परचेस किया और दे सेड कि जब से वो परचेस किए 10-15 दिन तो चला गाड़ी, उसके बाद से वो सर्विस सेंटर में हर दूसरे दिन जाता है, फिर गया तो 1 महीने से। एक बंदा है लिटरली 45 डेज उसका स्कूटर शोरूम से आया, 3 दिन उसने इस्तेमाल किया, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए कि वो सर्विस सेंटर दे के आए, वो 45 डेज से ज़्यादा हो गए, वो सर्विस सेंटर नहीं पड़ा है वहाँ ओला के, और कस्टमर केयर वाले उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो जाते हैं सर्विस सेंटर तो वहाँ पे वो लोग बदतमीजी से बात करते हैं। फिर वो बाद में बन के आया तो प्रॉब्लम ही चलता है, बहुत ही बेकार, अक्सर उसमें प्रॉब्लम होती ही रहती है, अक्सर वो कंप्लेन करने में, टिकट रेज करने में, यही सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। अब जब मुझे पता चला था देन आई स्विचेस टू द एक्टिवा। मेरे को पता था कि इंडिया का फेवरेट
गाड़ी है होंडा एक्टिवा है, मैंने वो ले लिया। मतलब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे अगर आपका कस्टमर डिसैटिस्फाइड है तो वो आपके राइवल, आपके जो कॉम्पिटिटर बिजनेसेस है उस पर जाके क्या कर सकता है, उसके प्रोडक्ट बाय करना स्टार्ट करेगा और आपके बारे में भी जो भी उसकी खराब एक्सपीरियंस है वो भी फैलाएगा, जिससे क्या होगा आगे चल के जो दूसरे लोग हैं वो भी फिर आपके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फीडबैक पॉइंट है जो कि हर एक मार्केट में एग्जिस्ट करती है और मेरे को लगता है कि एग्जिस्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि ये फेयर प्ले को क्या करता है, प्रमोट करता है। कोई भी बिजनेस खुद को गलत नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। समटाइम्स मान लो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो कुछ लोगों को कुछ पैसे दे के या फिर पेड क्या करता है, आपके रिव्यूज़ में गलत गलत चीज़ें लिखवाता है जिससे आपका नाम खराब हो। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अंडर मार्केट ड्रिवन अप्रोच कंज्यूमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन बिकम फोकस्ड अराउंड द विच इंटायर इंटरप्राइजेस इज सेंटर एंड थ्रू आउट द डिमांड सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट इज मेड इवन मेड अगेंस्ट द कीन कॉम्पिटिशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है, जहाँ पे आप मार्केट को देख के सोचते हो, आप कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है ना उसके सेटिस्फैक्शन उसको प्राइम मोटिव लेके चलती हो। जैसे वेदत में मैं भी पढ़ाता हूँ भाई, मैं भी तुमसे फीस ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मेजर मोटिव है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना, उसको इस तरीके से पढ़ा के देना कि वो सेटिस्फाई हो, उसको सीखने मिले। मैंने क्या बोला था कि जब भी तुम मेरे क्लास में आ रहे हो तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि तुम आज कुछ सीखने के लिए आए हो, और जब तुम इस क्लास को बंद करो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नया चीज़ सीखने मिले, है ना। तो तुम्हें कहीं ना कहीं मेरा मेन प्राइमरी मोटिव तो ये है। और जब आप बीइंग अ ब्रांड आपका प्राइमरी मोटिव ऐसा बन जाता है ना, तो अपने आप ही चीज़ें फिर बेहतर होनी चालू हो जाती हैं। लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। मेरे कोर्सेज को बहुत बच्चे परचेस करेंगे अगर मैंने अपना 1000% दे करके पढ़ाया, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली फिर वो प्रॉफिट भी बनना चालू हो जाता है। तो मतलब तुम कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को बेचो, तुम्हारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ बेटर हो गया ना, तो अपने आप प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि सर हम प्रॉफिट मोटिव हो जाए, बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे, बाद में कस्टमर को देखेंगे। तो इस केस में फिर आप लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल सकते, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। क्या ये बात समझ में आया? फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। ठीक है ना, मार्केट के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। बिफोर मैं क्या चाहूँगा ना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक समरी लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग ये लिखा था, फिर यहाँ पे लिखा था इंटरैक्शन। इंटरैक्शन भी होता है सर बिटवीन बायर एंड सेलर्स। ठीक है, फिर तीसरा बात करते हैं। ओके, आगे आता है हमारा जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, ये डिटरमाइन होता है सप्लाई और डिमांड से। ठीक है ना, तो प्राइस जो होता है मार्केट, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, यहाँ पे जो बोला कि इंटरैक्शन होता है, तो ये फिजिकली भी हो सकता है और वर्चुअली भी हो सकता है। वर्चुअली मतलब वो इंटरनेट होता है जहाँ पे आप फिजिकली नहीं इंटरैक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअली। क्या ये बात समझ में आया? आगे बात करते हैं, तुम्हारा फीडबैक होता है सर, तो फीडबैक भी होता है हमारा पास पोस्ट परचेज फीडबैक भी होता है। ठीक है, जिससे आप क्या हो सकता है, लीड्स टू मोर सेल और डिक्लाइन इन सेल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाता है सेल में। डिक्लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ भाई नेगेटिव पीआर हो गई। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है ओला वाला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव पीआर होगा। तुमको पता है ओला की ना, जब वो इनिशियली लॉन्च हुआ तो उनका मार्केट शेयर ना, मतलब 100 इलेक्ट्रिक स्कूटी में 90 इलेक्ट्रिक स्कूटी 90, मतलब 100 में से आउट ऑफ 100 अगर 90 इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है ना ओला का बिक रहा था इनिशियली, जब ओला लॉन्च किया था 2020 21 22 के समय की बात है ना। आज के समय में सिर्फ 100 में से 3 ही बिक रहा है। मतलब सर 87% का 87 स्कूटी का ड्रॉप आया। क्यों सर? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है।
कंपनी जो है उसको क्या कर पा रही है, सॉल्व करने में असफल है। कंपनी कस्टमर को बेवकूफ़ बना रही है। एक बार आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो एंड दैट्स इट, आपका फिर आप झेलो, आपका काम झेले, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करता है। उसके बाद आप मार्केट ड्रिवन अप्रोच से काम करना पड़ेगा आपको। मार्केट ड्रिवन अप्रोच वेयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या ये बात समझ में आया? तो ये हम लोग का क्या हो गया, आओ प्रिंट, सॉरी ये सेव करते चलना पड़ता है ना, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया? ओके, तो ये हम लोगों ने फीचर्स को एक थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लिया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो देखो, इवन तो देयर आर सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मार्केट। देखोगे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो सारे मार्केट में कॉमन है, जो कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है। देयर आर स्टिल सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच मार्केट कैन बी कैटेगराइज्ड। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे फैक्टर्स है बेटा जिसमें हम लोग मार्केट को हम लोग थोड़ा सा ना फर्दर क्लासीफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि पहला हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केट आ गया। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब सर पढ़ेंगे, जैसे मतलब पहले ज़माने में जैसे मार्केट होते, जैसे कोई लोकल बाजार हो गया है ना, वैसा। फिर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब थोड़ा एडवांसमेंट के कारण वो आ गए। जैसे अभी वर्चुअल मार्केट देखते हो ना, ई कॉमर्स आ गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या तुम्हारे पापा मम्मी जब छोटे थे तो उस समय वो एग्जिस्ट क्या करता था? आंसर इज नो, ठीक है? तो उस समय क्या था तुम्हारे, वो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट के केस में ये आ जाएंगे। क्या क्लियर है? मैं इसको भी सेव कर दूँ। ओके, तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। ध्यान देना, ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, अब एक एक करके समझते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मार्केट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देखो, फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे हमारा होता है लोकल मार्केट, फिर होता है रीजनल मार्केट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेशनल मार्केट आता है, फिर वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट आता है। आराम आराम से सबको पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब आसान भाषा में इतना समझ लो, वो मार्केट जो पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो पुराने ज़माने से एग्जिस्ट करता आया है। ओके, जो हम लोग के दादा दादी परदादा परदादी ये लोग उस समय से मतलब एग्जिस्ट करता है। और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट जो अब हुआ है, न्यू न्यू है, ठीक है? जैसे तुम लोग हो ना नए नए, वैसे ये नए नए नॉन जो मार्केट आया वो क्या है, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट है। क्लियर है? अब ध्यान देना, लोकल मार्केट पहला आते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल मार्केट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं पहला लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है, वो मार्केट प्लेस जहाँ पे गुड्स या फिर सर्विसेज जो होते हैं एक्सचेंज किया जाता है विद ए स्पेसिफिक लोकेलिटी और कम्युनिटी। मतलब क्या होता है कि आपका जहाँ पे सिटी है ना, वहाँ पे मार्केट है जहाँ पे लोग परचेज सेलिंग करते हैं, दैट इज लोकल मार्केट। आपका सिटी गांव जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे देखोगे मार्केट है, मतलब बहुत सारे दुकान वगैरह होंगे जहाँ पे आप जाते हो, चीज़ें खरीदते हो, बेचते हो, दैट इज़ लोकल मार्केट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मार्केट बोलते हैं। और दिस मार्केट आर टिपिकली स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं। जैसे हमारे सब्जी मंडी हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, कैटर करते हैं नीड ऑफ लोकल रेसिडेंट, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो ज़रूरत के सामान वहाँ पर मिलती है। अब नॉट लिटरली अ सब्जी मार्केट, जैसे मेरे शहर के आसपास ना बहुत सारे छोटे एरिया है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, है ना, कई जगह सब्जी मिलती है, कई जगह फल के मार्केट है ना। तो ये क्या है, तुम्हारे लोकल रेसिडेंट की जो नीड के सामान है वहाँ पे वो मिल जाती हैं। एग्जांपल के लिए ले लो नेबरहुड फार्मर्स मार्केट, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल मिलते हैं, सब्जी मंडी जिसको बोला जाता है। स्मॉल रिटेल स्टोर भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। तो ये सारे क्या है, तुम्हारे लोकल मार्केट के तुम्हारे एग्जाम्पल्स है। और ये डेफिनेशन, लोकल मार्केट तुम्हारे घर के आसपास वाला जो मार्केट है बेटा वो लोकल मार्केट है, जहाँ सब्जी मंडी हो गया, फल मंडी हो गया, फूल मंडी हो गया, है ना, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े मिल रहे हैं, दैट इज ऑल आर द लोकल मार्केट, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम लोग फ्लो चार्ट बनाया अगर, तो हम लोग देखोगे कि हम लोग का जो मार्केट है, मार्केट की बात करते हैं, ठीक है ना, मार्केट की बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या निकल के आती है, एक ट्रेडिशनल, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। क्या है? ट्रेडिशनल, फिर आता है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। क्या है? नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। ओके, ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सब्जी मंडी,
फल मंडी etc। अब नॉन ट्रेडिशनल मार्केट, जो नया आया है, एग्जाम्पल ई कॉमर्स, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सारे तुम्हारे हो गए। क्या ये बात समझ में आया? चलो अभी तो नॉन ट्रेडिशनल पढ़ाऊंगा, अभी तो बस लोकल मार्केट को ही समझा रहा हूँ। अब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर फर्दर देखोगे क्लासिफिकेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है लोकल मार्केट, तो ये हम लोग पहले पढ़ लिए। लोकल मार्केट का मतलब तुम्हारे जो घर के आसपास वाले मार्केट होते हैं ना, नियर योर हाउस। देखो मैं एकदम लेमैन तरीके से लिख रहा हूँ जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। सफोस्टिकेटेड मतलब एक फॉर्मल तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इसको रिवाइज करोगे, लेकिन ये तुम्हारे कॉपी में रहेगी। जो तुम्हें हम लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है थ्रू आउट द लेक्चर, ये तुम्हें इसको दर्शाएगा। तुम फटाफट से क्लास खत्म होने के बाद तुम जब भी इसको पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें, मेरी बातें तुम्हारे कानों में गूंज रही होंगी। ओके पढ़ना इस तरीके से है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था और जब फाउंडेशन वगैरह दिया सीए का, तो उस समय इतना इन डेप्थ पढ़ लिया था ना, इतने सारे रिविजन्स लगा लिए थे, इतने बार नोट्स जो होते थे हम लोग देख लेते थे, कि जब क्लास में लिख रहे होते थे, जब क्वेश्चन आता था, जब उसका आंसर करते हैं, तो हमारे टीचर्स की बातें मेरे कान में गूंजती थी कि सर ने ये बात बताया था यहाँ पे। लिटरली मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों के सामने वो गूंज रही थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें सुनाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा होता था, ठीक है। तो इतने इन डेप्थ में तुम्हें भी पढ़ना है, और ये तुम्हारे नोट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जितना बेहतर तरीके से इंटरेक्शन रखोगे तुम मेरे साथ, उतना ज़्यादा प्योर तरीके से चीज़ों को समझोगे, और तुम्हारे साथ भी ये होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है सर, तो कहीं ना कोई दिक्कत हो रही है आपकी तरफ से, तो फिर आपको क्या करना है, फिर से उस लेक्चर को देखना है। ओके, और जो बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके जो स्मार्ट वर्क सो कॉल्ड दिखा रहे हैं ना, स्टूपिड बोलते हैं उनको, जो 1.75x 2x पे देख रहे हैं, वो उनको ये कभी फील नहीं आएगा सर कि आपकी आवाज़ सुनाई, उनको लगेगा सर ये तो इल्यूजन है, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज आप पढ़ाई करते समय भी चोरी कर रहे हो, आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो सर। जब आप पढ़ाई खुद ही ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में भी आएंगी। ओके क्लियर है। आगे बात करते हैं रीजनल मार्केट क्या होता है। ध्यान देना, रीजनल मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पे लार्ज डेमोग्राफिक एरिया हो, मतलब एक प्रॉपर्ली एक डेमोग्राफिक एरिया हो, जहाँ पे लोकल मार्केट से बड़ा होता है, बट स्टिल कन्फाइंड एज अ पर्टिकुलर रीजन। ये किसी रीजन के अंदर होता है, या फिर किसी कंट्री के भीतर ये मार्केट होता है। ओके, दिस मार्केट सर्व कस्टमर फ्रॉम अ मल्टीपल सिटी। ये क्या करते हैं, ये मार्केट जो होता है तुम्हारे मल्टीपल सिटी से, अलग अलग जो शहरों से जो लोग आते हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है ना, विद इन द रीजन। एग्जाम्पल के लिए बात करें, होलसेल मार्केट जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, रीजनल ट्रेड फेयर लगता है, शॉपिंग मॉल जहाँ पे लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे स्टेट प्रोविंस के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, पहले ना हमारा ना यूपी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ओके, यूपी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो कुछ भी खरीदना पड़ता था, कोई भी बड़ी चीज़ें परचेस करनी होती थी, तो हम लोग लखनऊ जाते थे। ओके, लखनऊ यूपी की कैपिटल है। ओके, तो हर बात पे लखनऊ जाना पड़ता था। तो पूरे जैसे हम लोग यहाँ पे बनारस में हैं, फिर बगल में ही प्रयागराज है। ओके, फिर प्रयागराज कानपुर हो गया, आगरा हो गया, या फिर बहुत तमाम जो सिटी है, उन्नाव हो गया, सिटीज़ हैं जो, वहाँ पे किसी को भी कुछ भी खरीदना होता था, तो फिर मतलब मेजर परचेस करनी है, तो वो लखनऊ की तरफ मूव करता था। वहाँ पे जाके फिर वो शॉपिंग करते थे, फिर वो अपने सिटी गांव वगैरह जो भी है वापस चले जाते थे। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लखनऊ एज अ मार्केट जो है ना, वो पूरे यूपी के जो लोग हैं उनको कैटर करता था, उनको जो चीज़ें चाहिए वहाँ पे मिलता था। ओके, अब प्लस सस्ते रेट पे मिलता था। आज भी मैं कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह की बात करूँ, तो मेरे जो कुछ रैम वगैरह मुझे ऑफलाइन से खरीदने थे, तो मैं दुकान वगैरह पे गया अपने आसपास के, तो दे सेट कि 2 दिन रुकना पड़ेगा या 5 दिन रुकना पड़ेगा, हम लोग मंगवा देंगे लखनऊ से। यहाँ पे अक्सर हम लोग स्टॉक में नहीं रखते हैं, बिकॉज कि जो आप डिमांड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कम लोग खरीदते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। दैट्स वाई हम लोग आपके ऑर्डर करना पड़ेगा, पे कर दो, हम लोग 3-4 दिनों में मंगवा देंगे। देन आई डिसाइडेड कि क्या ही इनके ऑर्डर करना यार, उससे बढ़िया फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लें, तो वो फिर मेरे को पहुँचा गए। मतलब उस समय क्या था, रीजनल मार्केट का मतलब वो होता है जो तुम्हारे एक रीजन को पूरा वो क्या करता है, सर्व कर रहा होता है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे, रीजन मार्केट। रीजनल मार्केट ये वो मार्केट होता है जो पूरा एरिया को सर्व करता है। जैसे कि मैंने बोला ना, मैं अगर बनारस में हूँ,
बनारस में हूँ तो मैं लखनऊ जाता था। लखनऊ जो है शॉर्ट में, मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लेना चाहो तो। लखनऊ जाता था परचेज करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। आगे बात करते हैं नेशनल मार्केट क्या होता है। नेशनल मार्केट वो होता है जो अक्रॉस द इंटायर कंट्री के लोग वहाँ पे जाते हैं, अलाउ करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन विद इन द कंट्री। जैसे दिल्ली हम लोग जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो पूरे देश के लोग दिल्ली जाते हैं, बिकॉज दिल्ली क्या है, तुम्हारा कैपिटल है, और जो चीज़ वहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती है। दिस मार्केट फैसिलिटेट करता है नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ना, नेशनल सुपरमार्केट चेन है या ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स है जो सर्व करता है कस्टमर को वर्ल्ड, कहते हैं नेशनल वाइड। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। नेशनल ट्रेड एग्जीबिशन शोकेस करता है प्रोडक्ट और वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ हम लोग का वेदत, ठीक है। वेदत क्या है, नेशनल मार्केट में आएगा। क्यों सर? क्योंकि वेदत से बच्चे कोलकाता से भी पढ़ रहे हैं, ओके कोलकाता से भी पढ़ रहे हैं बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारे चेन्नई से भी पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे बेंगलुरु से भी पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे मुंबई से भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली से भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे लखनऊ से भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे रांची से भी पढ़ रहे हैं। तुम कहाँ से पढ़ रहे हो बताओ मुझे कम्युनिटी में मैसेज करके, सर कि मैं यहाँ से हूँ। कोई बच्चे इंदौर से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे उत्तराखंड देहरादून से पढ़ रहे हैं। मतलब देखोगे पूरे देश को हम लोग कैटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग पूरे देश के लोगों को कैटर कर रहे हैं, तो दैट इज़ नेशनल मार्केट। इवन अगेन ये केवल वेदत के साथ नहीं है, अमेजोन भी है हमारा, है ना। यहाँ पे हमारे पास फ्लिपकार्ट आ जाएगा, ओके फ्लिपकार्ट भी है। तो ये जो मार्केट्स है ये पूरे देश को कर रहे हैं। प्लस मान लो कोई स्टोर है जो पूरे इंडिया में डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है ना, डिलीवर करवा रहा है प्रोडक्ट्स, तो वो भी नेशनल मार्केट के केस में ही आएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो तीसरा हमारा क्या होता है, लिख लेंगे सर, नेशनल मार्केट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने किसका लिया, अपना वेदत का नाम लिया था, तो अपना वेदत ही लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट का सिंपल सी मतलब है जहाँ पे एक कंट्री की दहलीज को आप लांग देते हो। यहाँ तक भारत में ही सब कुछ चल रहा था, हमारे देश में ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पाते हो, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे मान लो ना कि मैं, अब मानना क्या है, जाहिर सी बात है, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो पेड होगा, पेमेंट करते होंगे हम लोग हर साल। माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो प्लान है मैं वो यूज़ करता हूँ, ओके। तो अब जब माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लान जब मैं यूज़ करता हूँ, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, वो अमेरिकन कंपनी है। और जो मैं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ। तो मैंने एक अमेरिकन कंपनी से परचेस किया, प्लस माइक्रोसॉफ्ट तो मेरे जैसे बहुत लोगों को अपने सर्विसेज जो है उसको सेल कर रहे हैं, है ना। तो ये तुम्हारा इंटरनेशनल मार्केट बन गया, ठीक है, इंटरनेशनल। जैसे वेदत, कोई बच्चा लेट से बोलता है कि मैं वेदत से पढ़ना चाहता हूँ और मैं अमेरिका में हूँ, मैं कोर्सेज परचेज कर सकता हूँ क्या? तो एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लिमिटेड टू द नेशनल मार्केट जस्ट कॉज ऑफ हम लोग इंडियन करिकुलम जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से काम करते हैं। हम लोग अभी आउटसाइड इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसको फिर उसके रिगार्डिंग चीज़ों को समझना, हर एक कंट्री की अपनी एजुकेशन सिस्टम होती है, दैट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो अब समझो यहाँ पे क्या है, ये इंटरनेशनल मार्केट होगा जहाँ पे वेदत नहीं है। लेकिन अमेजोन देखोगे बहुत जगह है, आप लोग अमेजोन से ना, पता है, इंडिया के बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करवा सकते हो समटाइम्स। तो ये क्या हो जाता है, वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। अमेजोन लिटरली बाहर से लाके तुमको कई चीज़ें दे देता है। द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, इसमें ग्लोबल ट्रेड आता है। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में जो ट्रेड्स हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से खरीद बेच रही है दिन रात, वो सारे आते हैं, ठीक है। एंड कॉमर्स इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या चीज़ सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया ऑन द नेशनल बॉर्डर। कैपिटल का मतलब पैसा, यहाँ पे बात हो रही है कैश की, ठीक है ना, पैसा की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, कैपिटल का मतलब। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, लोग पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ आती हैं। These market transacted geographical boundary, ठीक है ना, एंड फैसिलिटेट द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। अब सोचो ना, अमेरिका एक अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में हूँ, अमेरिका एक अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में है और मैं इंडिया में हूँ, दैट इज एशिया, मैं एशिया में हूँ। तो एक इंटर कॉन्टिनेंटल परचेस हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो वही बोलते हैं, एक या तो मल्टीपल कंट्री इन्वॉल्व हो गया, फिर मल्टीपल कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट देख लो, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सच एज द कैंटन फेयर चाइना में लगता है। चाइना में बहुत बड़ा एक मार्केट, मतलब फेयर, मेला लगता है, जहाँ पे इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनियाँ आती है, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करती हैं, बेचती हैं।
उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस आपको मिल जाएगा, जैसे अमेजॉन हो गया, अली बाबा से भी आप इंटरनेशनली चीज़ें परचेस कर सकते हो, जहाँ पे बायर सेलर जो होते हैं ना अराउंड द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जैसे यूट्यूब पे ही देख लो ना, यूट्यूब पे ही क्रिएटर है, जैसे मिस्टर बीस्ट है। मिस्टर बीस्ट क्या है, वो अमेरिकन क्रिएटर है, लेकिन इंडिया के लोग भी उसे देखते हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो डैट इज कॉल्ड, यहाँ पे बोला जाता है वर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट। एग्जाम्पल अमेज़ॉन या फिर अलीबाबा। अलीबाबा अब इंडिया में बैन है, ओके, लेकिन वो इंटरनेशनली ट्रेड वगैरह को फैसिलिटेट करवाता है। इंटरनेशनली आप बहुत सारे लोगों से परचेज सेलिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने नाम लिखा है, ओके। आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग भी रहा है कि इंडिया में अनबैन हो जाएगा वो अलीबाबा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं वो लोग परचेज करते थे बल्क में, ओके। तो ये आई होप आपको चीज़ें जो हैं अभी तक ने समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेलर। अब सर सेलर के हिसाब से भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं मार्केट्स को, ठीक है। और पहला क्या आता है, अगर मैं बात करूं, ओके, मार्केट की क्लासिफिकेशन बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ सेलर पहला क्या है सर हमारा, प्राइमरी मार्केट। क्या है सर हमारा प्राइमरी मार्केट? ध्यान देना, ये हमारा वो मार्केट होता है जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। याद करो क्लास 9 में भी पढ़ा था ना, जहाँ पे एक फार्मर लेट से खेती कर रहा है, प्राइमरी है। आप जाते हो समुद्र में से मछली पकड़ के लाते हो, प्राइमरी है। आप पीसी कल्चर कर रहे हो, घर के बाहर खड्डा खद दिया उसमें मछली पालन कर रहे हो, दैट इज़ पीसी कल्चर। आप हॉर्टिकल्चर करते हो, जहाँ पे बहुत सारे फल हो गए, फ्लावर्स हो गए, उसको उगा रहे हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेल जैसे मधुमक्खियाँ के जो हनी होते हैं, वो हनी बी वाला काम करते हो, वो भी हॉर्टिकल्चर में आता है। सेल करते हो प्रोडक्ट टू द होलसेलर, फिर वहाँ से आप क्या करते हो, होलसेलर को चीज़ें बेचते हो, और फिर वहाँ से फिर वो एजेंट्स के साथ जाता है, फिर जाके मार्केट में मिलता है। मतलब सर प्राइमरी मार्केट वो जहाँ पे प्रोड्यूसर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, जहाँ पे नेचर से एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट आया था। जैसे कोयला हमने माइनिंग करके निकाला, गोल्ड का माइनिंग किया, सिल्वर का माइनिंग किया, है ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट्स में आते हैं। क्या होते हैं सर, प्राइमरी मार्केट में आते हैं। ये कौन कर रहा होता है, ये तुम्हारा प्रोड्यूसर कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर कर रहे होते हैं। जैसे कि फार्मिंग हो गया सर, ठीक है, या फिर फिशिंग हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है? फिर आता है हमारे आगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, हियर इन होलसेलर सेल द गुड्स रिटेलर्स हु अगेन रीसेल देम टू द कस्टमर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये होलसेलर होता है, ठीक है, ओके। होलसेलर होते हैं जो क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं रिटेलर को, और फिर वो रिटेलर क्या करता है, वो फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचता है। जैसे कि मान लो कि ये मैं आई ड्रॉप है, आंखों में डालने का दवा है, ओके, आंख रात को बहुत खींचती है, तो ये मैंने केमिस्ट के यहाँ से परचेस करा है। केमिस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस किया होगा, प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी से परचेस किया होगा। तो जो इस आंख में डालने की दवा की जो कंपनी थी, जो बनाती है इस दवा को, वो प्राइमरी मार्केट में थी। लेकिन जैसे ही इसने होलसेलर को बेचा, ठीक है, होलसेलर को बेचा, तो ये तुम्हारी सेकेंडरी मार्केट में आ गई। फिर ये जो होलसेलर बंदा है, ये रिटेलर को बेचा होगा, ये हमारा ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी मार्केट में हो गया। और उसके बाद रिटेलर हमें कस्टमर को बेचता है आगे चल के, तो ये सारे हमारे सेकेंडरी मार्केट के टर्म में आ गए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकेंडरी मार्केट, ओके। ये हमारा सेकेंडरी मार्केट आ गया, ओके, जिसके अंदर क्या करता है, आपका होलसेलर है, ये रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर कस्टमर को बेचता है। क्लियर है सर? उसके आगे टर्मिनल मार्केट आता है सर। टर्मिनल मार्केट का मतलब क्या, स्पेशली फ्रॉम द फार्मर, ठीक है ना, ऑफ्टन गुड्स स्पेशली फ्रॉम farmers and cattle are brought from the distinct and scattered places and sold at the place in a city or a port to a customer to the retailer. Such markets are known as the terminal markets.
इट मार्क द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ अ गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स की जो जर्नी है उस खत्म होती है फ्रॉम द सर्टन प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, जहाँ से वो चला था, टू अ प्रॉपर डेस्टिनेशन। हियर इन द कस्टमर्स परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिटेलर्स। टर्मिनल मार्केट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ना मेरे घर के दूर जाओगे ना तो एक चौराहा है, डैट इज कल सिगरा चौराहा। उसके आगे ना एक सब्जी मंडी, सुबह सुबह क्या होते हैं ना, बहुत सारे फार्मर्स वहाँ आते हैं। सुबह मार्केट लगती है, वो सुबह 10 बजे तक ही मार्केट होती है। बहुत सारे फार्मर्स अपने फार्म्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आते हैं और बेचते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होते हैं और डायरेक्टली जब हम लोग को ख़रीदना होता है तो हम लोग फ्रेश फ्रूट्स चाहिए होते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ से परचेस करते हैं और फिर वो आ जाते हैं वापस। क्या ये बात समझ में आया? मतलब सर यहाँ से हम लोग जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते और आते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह और वो बेचते हैं। लेकिन दिन भर रहते हैं क्या? नहीं, वो एक सर्टेन टाइम पे आते हैं और बेचते हैं और चले जाते हैं। तो सर सबको पता है कि वहाँ जाएंगे, तो फार्मर्स को पता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, और बायर्स को पता है कि वहाँ जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था फार्मर्स जो आके ना खुले में बेचते हैं सब्जी। ओके, क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? आपको ये सारे तीनों चीज़ें आई होप एकदम आसान से तरीके से मैंने समझा दिया होगा, और हम लोग की बहुत रनिंग हैंड नोट्स बनता जा रहा है। इन डेप्थ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन डेप्थ अगर फिर मुझे यहाँ पे लिखवाना था तो फिर मैं ये स्मार्ट बुक क्यों बनाता। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोई सेंस नहीं बनाता है। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्टेड। सर मतलब कि सर हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर मार्केट आता है। मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ट्रांजेक्टेड, जितने का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसमें मेजरली दो ही आते हैं हेडिंग्स, ठीक है, आपने सुना भी होगा। ओके, पहला होता है होलसेलर्स मार्केट, फिर आता है रिटेल मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट दो आता है, आराम आराम से पढ़ेंगे। होलसेल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गुड्स और को ख़रीदा बेचा जाता है लार्ज क्वांटिटी में। सर यहाँ पे जो भी होती है, यहाँ पे चाहे परचेसिंग होती है या फिर सेलिंग होती है, ये किस में होती है? लार्ज क्वांटिटी में होती है। किस में होती है? लार्ज क्वांटिटी में होती है। ठीक है, टिपिकली टू द रिटेलर्स। जैसे कि मान लो ना कि ये मेडिसिन वाला जो केमिस्ट होगा, ये एक डब्बा तो नहीं खरीदा होगा दवा, ये डब्बे में मतलब अच्छा खासा पीस खरीदा होगा। ठीक है, तो जो होलसेलर ने ये मेडिसिन को सेल ऑफ किया वो होलसेल मार्केट में आएगा, क्योंकि जो रिटेलर है वो बल्क में खरीदा होगा। जैसे तुम दुकान अपने घर के आसपास जाते हो कि लेस खरीदते होगे ना, 10 15 20 वाले चिप्स खरीदते हैं हम लोग। जो चिप्स खरीदते हैं तो हम लोग चाहे वो किराने वाले अंकल से 1 पीस या 2 पीस खरीदते हैं, लेकिन जब किराने वाले अंकल खरीदते होंगे लेज को तो वो बल्क में एक कार्टन खरीदते होंगे, 100 पीस का, 200 पीस का, ऐसा करके। तो वो होलसेल होता है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज या फिर सेल की जाती हैं। ठीक है, बिजनेसेस को जनरली ऑब्वियस ये बात है, हम लोग जैसे पर्सन 100-200 पीस लेज खरीद के करेंगे क्या? तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये रिटेलर्स होते हैं, किराने वाले अंकल्स होते हैं, वो खरीदते हैं। एंड अदर इंटरमीडिएटरी जो भी उनको लगता है, जिसको वो फिर फर्दर क्या करते हैं, कस्टमर को सेल कर देते हैं। क्या करते हैं? वो कस्टमर को बेच देते हैं। क्लियर है? फिर आता है दिस मार्केट सर्व एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये तुम्हारा क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के तौर पे काम करता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर होलसेलर्स होते हैं ना, ये सप्लाई करते हैं बल्क में। किस में सर? बल्क में। बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटी में, जिससे हम लोग क्या कर पाए? डिमांड को मीट कर पाए रिटेलर्स के या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। रिटेलर्स का मतलब जो हमारे दुकानदार होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब कह सकते हैं मॉल वगैरह जो हो गया, तो थोड़ा बड़े जो प्लेयर्स हो गए उनकी बात हो रही है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मानो ना, एक न्यूयॉर्क, देखो यहाँ पे न्यूयॉर्क कहते हैं मर्केंटाइल एक्सचेंज है हमारे पास अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक होलसेल मार्केट है, जहाँ पे कॉमोडिटीज़ लाइक क्रूड ऑयल, ठीक, कच्चा तेल, नेचुरल गैस,
या प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड वगैरह हो गया प्लैटिनम हो गया, ये सब चीज़ें, डायमंड्स आई थिंक हो गया, आर ट्रेडेड इन द लार्ज वॉल्यूम, जिसको लार्ज वॉल्यूम में खरीदा बेचा जाता है। अब इसको ऑब्वियस सी बात है रिटेलर दुकान वाला थोड़ी कर देगा, ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो खरीद लेंगे, तो इनको इंस्टीट्यूशनल बायर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, एनर्जी कंपनीज आती है जैसे रिलायंस जैसे कंपनी जो कि तेल खरीद रही है बल्क में, कॉमोडिटी ट्रेडर्स आते हैं, ये तो खरीदते हैं चीज़ों को, तो ये होलसेल मार्केट हो गया। अनदर एग्जांपल लेते हैं चलो, जैसे फुलस्टन फिश मार्केट, ये भी अमेरिका में है। ठीक है, ये क्या करता है, सी फूड बेचता है। सी फूड मतलब देखते हो ना, बहुत सारे क्रैब्स हो गया, मछलियाँ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, ये फिश के फ्लैश ऑफ फिश बेचते हैं, मतलब मछलियों के मांस बेचते हैं। ये बल्क में रेस्टोरेंट वगैरह खरीदते हैं इनसे, ग्रॉसरी स्टोर्स खरीदते हैं जिनसे वो परचेस करते हैं। ठीक है, फिर सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो परचेस करते हैं, फिर फर्दर जाके वो कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये तुम्हारा होलसेल मार्केट का एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या होता है? तो देखो, रिटेल मार्केट वो होता है वेयर गुड्स आर सोल्ड इन ए स्मॉलर क्वांटिटी, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जैसे मैं गया केमिस्ट वाले अंकल के पास और जा करके ये दवा का दुकान, जो ये आंखों में डालने वाली ड्रॉप है, ये परचेज करके लाया, है ना। तो ये क्या है, रिटेल मार्केट होगा। क्या होगा? रिटेल मार्केट होगा, जो डायरेक्टली आप क्या करते हो, कस्टमर को बेचते हो उनके पर्सनल कंजम्पशन या फिर इस्तेमाल के लिए। मतलब जब ये मैंने दवा खरीदा होगा तो क्या मैं किसी को बेचूंगा फर्दर? नहीं, ये मैं अपने आंखों में डालूंगा। क्या ये बात समझ में आया? दिस मार्केट कैटर द इंडिविजुअल कस्टमर, ये इंडिविजुअल कस्टमर को कैटर करता है, ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है इन ए स्मॉलर पैकेजेस। ठीक है, छोटे छोटे पैकेजेस में, छोटे छोटे क्वांटिटी में। मुझे कार्टन थोड़ी लेना होगा इस डब्बे का, अब हो सकता है ये बड़े से कार्टन में आया हो, लेकिन मुझे तो एक पीस ही दिया ना वो उसने। तो यहाँ पे एक एक पीस में आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और यूनिट सुटेबल फॉर द हाउस होल्ड कंजम्पशन, या फिर उस यूनिट में जो कि एक हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए वॉलमार्ट इज अ रिटेल, कहते वॉलमार्ट बोल दिया मैंने, वॉलमार्ट जैसे हमारे देश में अभी जियो स्मार्ट बाजार आ रखा है, डी मार्ट है ना, वैसे ही पहले इनिशियली अमेरिका में ये वॉलमार्ट की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ये स्मार्ट बाजार ये सब उसके कॉपी है। ठीक है ना। तो वॉलमार्ट एक रिटेल मार्केट है, बड़ा सा मॉल है, जहाँ पे कस्टमर क्या करते हैं, परचेस करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं तुम्हें दिखा दूँ वॉलमार्ट कैसे दिखता है। ओके, जैसे तुम विजुअलाइज करते हुए पढ़ोगे ना, अरे ई मार्क लिखा गया यार, वॉलमार्ट लिखना था, चलो। ओके, ये देखो वॉलमार्ट ऐसा होता है, बड़ा सा ऐसा स्टोर होता है ये। रुको, ये वॉलमार्ट बड़ा सा स्टोर होता है, अमेरिकन है, अमेरिका का ये मतलब ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा। इसका मार्केट दिखाता हूँ, शॉपिंग एक्सपीरियंस। देखो अंदर जाओगे ना, रुको, अंदर का इनर साइड दिखाता हूँ, वॉलमार्ट फूड में लेट से सर्च करता हूँ, तो ये पूरा अंदर ऐसे सामान लगे रहते हैं, आप जाते हो उनको शॉपिंग करते हो, ऐसा करके ट्रॉली बैग लेकर के। आप देखते हो कि इंडिया में स्पेंसर्स है हमारे पास स्मार्ट बाज़ार है, हमारे पास डी मार्ट है, और भी न जाने बहुत सारे स्मार्ट बाजार्स के नाम पे, मतलब ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारे हैं। ओके, तो दिस ऑल आर द, क्या बोलते हैं इसको, रिटेल मार्केट बोलते हैं। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे वॉलमार्ट का एग्जांपल लिया है। रिटेल मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर को उनको प्रोडक्ट को दिया जाता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। जैसे किराने वाले दुकान में देखोगे ना, जैसे ग्रॉसरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, कई बार हाउस होल्ड गुड्स भी मिल जाते हैं। स्मॉलर क्वांटिटी में 1 या 2 प्रोडक्ट खरीद सकते हो। लोकल सुपर मार्केट के तौर पर होता है, जैसे हमारे देश में हमारे घर के आसपास भी लोकल सुपर मार्केट होता है। कन्वीनियंस स्टोर होता है बेसिकली, जहाँ पे छोटे मोटे चीज़ें, ब्रेड बटर ये सब मिल जाते हैं। ऑनलाइन रिटेल जैसे अमेजॉन हो गया, और ऑपरेट करता है रिटेल मार्केट में। ऑनलाइन में देखोगे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे भी जो रिटेल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे भी एक सिंगल चीज़ आप खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में खरीदना पड़ेगा। जिससे क्या करता है, ये जो कस्टमर की नीड्स है उसको यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो रिटेल मार्केट हमारा ये होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परचेस या फिर सेल जो है हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन को अगला हम लोग पढ़ेंगे। बट सिंस टाइम इज़ ओवर, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं, 2 मिनट ही बचा है, तो मैं अभी इसको आगे नहीं खींचता हूँ, मैं आज इसको यहीं पर रोकता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया देख सकते हो कि हम लोगों ने आज लेक्चर 2 में अच्छा खासा पढ़ा है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पहले फीचर्स पढ़ा, जहाँ पे बायर सेलर्स होते हैं मार्केट में, इनका इंटरेक्शन होता है सर, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, तो फोर्सेस से होती है, फोर्स कौन से हो गए, सर डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, है ना। फिर पोस्ट परचेज
यूजर्स फीडबैक भी देख सकते हैं, ये सब भी जो फीचर्स होते हैं मार्केट के। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी सेल्स बढ़वा देगा, सेटिस्फाइड नहीं है तो डिक्लाइन करवा देगा। ओला का एग्जांपल हम लोगों ने लिया। फिर मार्केट ड्रिवन अप्रोच होता है जहाँ पे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेन स्ट्रीम में रखते हैं, जैसे हम लोग का वेदत हो गया है ना। मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में जो पहले से एग्जिस्ट करता है दादा दादी के ज़माने से, है ना, जो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और वर्ल्ड वाइड या फिर इंटरनेशनल मार्केट आते हैं। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अब एग्जिस्ट करते हैं जैसे ई कॉमर्स हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ब्लिंकिट वगैरह आ गए। फिर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सेलर, सेलर के हिसाब से अगर मार्केट को देखोगे तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्टेड पे देखोगे तो वैल्यू होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन एरिया लिख लो, मार्केट बेस्ड ऑन एरिया, ठीक है ना। ये एरिया के हिसाब से हम लोगों ने बात किया था ना यहाँ पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बारे में। तो ये ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देगा हम लोग को पढ़ते वक्त, बाद में जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है इन डेप्थ। तो क्लियर, अगर सब चीज़ समझ में आया तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, और वो ये कि अगर तुम अगर अभी भी ये डेमो के फॉर्म में देखो, क्योंकि ये लेक्चर डेमो के तौर पे भी अवेलेबल रहेगा, तो तुम कोर्स में इनरोल कर सकते हो यार। और अगर तुम कर चुके तो तुम दूसरे बच्चों को भी अवेयर कर सकते हो, तुम्हारे क्लासमेट्स तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे ना। तो आई होप आपको समझ में आया, और मिलते हैं कल के क्लास में लेक्चर नंबर 3 में, और वहाँ पे हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब सर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। लेकिन 1 मिनट रुको, 1 मिनट का मुझे समय देना, मैं तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ एंड कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है ना। तो सर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, अब तुम्हें सब कुछ बता चुका है। उसके बाद राइट एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ टर्म मार्केट, ठीक है, ये मार्केट का जो 3 फीचर्स बताना ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। उसके बाद अंडरस्टैंड बाय सोशल कॉन्सेप्ट, टेली मार्केट, मेल मार्केटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आते डिफाइन कर दो मार्केट, मेन फीचर्स ऑफ मार्केट, ये कर लो, ये होमवर्क है तुम्हारा। फिर डिफाइन कर दो मार्केटिंग। ओके 3 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। तो आज मैंने होमवर्क भी तुम्हें दिया है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट वाले हैं, ओके, और 1 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग वाले हैं। तो ये तुम्हें होमवर्क भी मिल गया, ओके। बाई मिस्टेक एक गलती हुई है मेरे से, गलती ये हुई है कि यहाँ पे 2 बार मेरा नंबर यहाँ पे नंबर लिख गया है। तो तुम लोग के पास जब भी ये अवेलेबल हो, तुम लोग क्या करना, प्लीज़ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ओके। रुको, मैं तुम लोग के सामने इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो। चलो, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, ये होमवर्क है तुम लोगों का। फर्स्ट अभी तुम लोग को होमवर्क मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके मैं तुम्हें होमवर्क देता रहूँगा। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन रहा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एज सच मेरे को अब लग नहीं रहा है कि तुमको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी इन डेप्थ है। बट स्टिल इफ़ यू फील कि हम लोग तो एक लास्ट में एक सेशन रखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर, कुछ MCQs वगैरह डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ। फिलहाल के लिए तुम्हें इतना तो करना है, ओके, इतना करके आओ, ओके। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।